तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1 या अध्याय 1 जो कि सेक्शन या धारा 1 से 3 तक है। इसमें प्रारंभिकी दी गई है। सेक्शन 1 या धारा 1 संक्षिप्त नाम तथा प्रसार है। इस पर इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 होगा इसका संक्षिप्त नाम। संथाल परगना, ध्यान रखेंगे, संथाल परगना प्रमंडल को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर में लागू होगा। कुल 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल में संथाल परगना क्षेत्रों को छोड़ देंगे तो 4 प्रमंडल कौन कौन से बचते हैं? एक होता है नॉर्थ छोटा नागपुर, दूसरा है साउथ छोटा नागपुर, तीसरा है कोल्हान प्रमंडल और चौथा है पलामू प्रमंडल। ठीक है। इसके साथ ही इन 4 प्रमंडल के साथ ही यह नगर पालिका क्षेत्र, छावनी बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड में भी लागू होगा। सेक्शन 3 धारा 3 में परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषा में काश्तकार, इसके बारे में बताते जा रहा हूं। काश्तकार किसे कहते हैं? काश्त मतलब क्या होता है? काश्त मतलब होता है खेती। तो काश्तकार मतलब क्या होगा? खेती करने वाला, मतलब जो भी खेती करेगा वो काश्तकार होगा। उसी तरह फिर है कोड़कर, बहवाला, खंडवत, जल शासन या अरियत, ये सब एक ही नाम है, ये सब पर्यायवाची है एक दूसरे के। तो कोड़कर क्या होता है? ये प्रति डाढ़ होता है, प्रति डाढ़, और साथ ही गैर मजुरवा होता है। गैर मजुरवा जमीन किसको बोलते हैं? ऐसी जमीन जिस पर खेती नहीं होती हो, गैर मजुरवा जमीन होता है। साथ में प्रति होती है, टाड़ होती है। तो ये प्रति टाड़ और गैर मजुरवा जमीन को कोड़कर, मतलब उसको खोद कर धान की खेती के लायक बनाया जाता है। धान की खेती के लायक, किसके लायक? धान की खेती के लायक बनाया जाता है। आगे चलते हैं। लगान, लगान या मालगुजारी। लगान या मालगुजारी क्या होता है? तो लगान या मालगुजारी मुख्य रूप से भूमि कर होता है। भूमि कर को ही लगान या मालगुजारी कहते हैं। अब आगे चलते हैं भूस्वामी। भूस्वामी मतलब जमींदार। आज के जमींदार कौन है? आज के जमींदार है सरकार। तो यही भूस्वामी है। क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जमींदार होते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होने के बाद अब सरकार जमींदार है, भूस्वामी है। अब हम कृषि वर्ष की बात करेंगे। कृषि वर्ष में वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि प्रयोजन के लिए प्रचलित हो। स्थानीय क्षेत्र में कृषि प्रयोजन के लिए प्रचलित हो। जैसे कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है तो 1 अप्रैल से कृषि वर्ष माना जाएगा। और अगर वह हिंदी कैलेंडर के तहत है, हिंदी कैलेंडर के तहत है, तो आश्विन माह, या जिसको कवार भी बोलते हैं, कुवार, आश्विन माह का पहला दिन। और बंगाली कैलेंडर में ये होता है बैसाख माह का पहला दिन। तो कृषि वर्ष के बारे में हमें पता चल गया। अब हम चलेंगे ग्राम मुखिया।
ग्राम मुखिया किसको कहते हैं, पहले से मिटा देते हैं। तो जो ग्राम मुखिया है ये एक गांव या गांव के समूह का प्रधान होता है, जिसको मानकी, प्रधान, माझी या अन्य नामों से जाना जाता है। और इसके समतुल्य पद कौन होते हैं? ठेकेदार या इजारदार। ठेकेदार या इजारदार इसके समतुल्य माना जाता है, समतुल्य पद माना जाता है। अब हम आगे चलते हैं उप समाहर्ता। उप समाहर्ता में कौन आएंगे? उप समाहर्ता में आएंगे सहायक कलेक्टर, या फिर इसमें आएंगे अवर डिप्टी कलेक्टर। और इनको एम्पावर करती है, इनको कौन एम्पावर करती है? स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, इनको एम्पावर करती है कि वो सीएनटी एक्ट के जो प्रोविजन है उनको उनकी पूर्ति कर सकते, उनके उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। इसके लिए राज्य सरकार इनको सहायक कलेक्टर और अवर डिप्टी कलेक्टर को एम्पावर करती है डिप्टी कलेक्टर या उप समाहर्ता के रूप में। आगे हम देखते हैं उपायुक्त। तो जो उपायुक्त है या डिप्टी कमिश्नर, ये राज्य सरकार है। राज्य सरकार किसी भी राजस्व अधिकारी या डिप्टी कलेक्टर को एम्पावर करेगी आयुक्त के किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए। उपायुक्त, राज्य सरकार राजस्व अधिकारी या डिप्टी कलेक्टर को एम्पावर करेगी उपायुक्त के किसी कार्य या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए। और जो उपायुक्त हैं, साथ ही उपायुक्त भी अपने कृत्यों का अंतरण कर सकेंगे उप कलेक्टर को उपायुक्त अपने कृत्यों का अंतरण कर सकेंगे, मतलब अपने काम को साधारण या विशेष आदेश के द्वारा इस उपबंध के अधीन, सीएनटी एक्ट के अधीन अपने कृत्य का अंतरण कर सकेंगे। इसमें बहुत सारे परिभाषाएं दी गई हैं, पर जो ये रिवीजन बैच है तो जो इम्पोर्टेंट है बस वही देखेंगे। आगे चलते हैं, हम चलते हैं चैप्टर 2 में, अध्याय 2, जिस पर काश्तकार के बारे में। ये धारा 4 से 8 तक इसमें उल्लेख है। धारा 4 क्या बोलता है? धारा 4 बोलता है क्लासेस ऑफ टेनेंट। तो इसमें 4 क्लासेस की बात की गई है। एक है भूधारक, दूसरा है रैयत, तीसरा है दर रैयत या सिकमी रैयत, चौथा है मुंडारी खुटखुटीदार। हम भूधारक को देखते हैं। भूधारक जो कि जिसको हम जमींदार या भूमिहर भी बोल सकते हैं। ये छोटानागपुर टेन्योर एक्ट 1869 में इनका नाम, अधिकार और रिकॉर्ड पंजी के रूप में दर्ज होता है। इसमें मुंडारी खुटखटीदार का उल्लेख नहीं है, यह ध्यान रखेंगे। इसमें मुंडारी खुटखटीदार का उल्लेख नहीं है। तो मुंडारी खुटखटीदार का उल्लेख कहाँ है? तो हम बताए थे कैडेस्ट्रल सर्वे में। कैडेस्ट्रल सर्वे में इसका उल्लेख है। रैयत 3 प्रकार के बताए गए हैं। कायमी रैयत मतलब जो कायम है, जिसको अस्थायी अधिकार प्राप्त है और जो अपने अधिकार और जिसका अधिकार उत्तराधिकार को हस्तांतरित होता है। गैर कायमी रैयत मतलब जिसको अस्थायी अधिकार प्राप्त नहीं है और जिसके अधिकार उत्तराधिकार को हस्तांतरित नहीं होते हैं। ये भूस्वामी से एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधा होता है। जो गैर कायमी रैयत है वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के
तहत बंधा होता है। और तीसरा है खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। ये जानने वाली बात है, खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत में मुंडारी खुटकटीदार और भुइंर नहीं आते हैं। ये इस पर मुंडारी खुटकटीदार और भुइंर इस पर शामिल नहीं होते हैं। इन दोनों को छोड़कर, मुंडारी खुटकटीदार और भुइंर को छोड़कर, जो व्यक्ति गांव बसाया है, जंगल को साफ करके गांव बसाया, मतलब पहला व्यक्ति मुंडारी खुटकटीदार और भुइंर को छोड़कर वह पहला व्यक्ति जिसने जंगल को साफ कर गांव को बसाया, वह पुरुष और उसके नर वंशज या उत्तराधिकार वो क्या कहलाएंगे? खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत कहलाएंगे। अब आगे चलते हैं। दर रैयत। दर रैयत कौन होता है? तो दर रैयत रैयत के अधीन रैयत होते हैं, जो रैयत के अधीन जमीन धारण करते हैं। रैयत है, इस रैयत के अधीन ही जमीन धारण करेंगे, तुरंत अधीन। तो ये क्या कहलाते हैं? दर रैयत या सिकमी रैयत कहलाते हैं। दर का मतलब ये होता है, इस दर का मतलब ही होता है अधीन। यह एक फारसी शब्द है। दर क्या है? फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है अधीन। तो जो रैयत के अधीन जमीन धारण करता हो। अब आगे देखते हैं मुंडारी खुटकटीदार। अब मुंडारी खुटकटीदार कौन होता है? तो जो मुंडारी खुटकटीदार है, ये वैसा मुंडा व्यक्ति जो जंगल को साफ करके, ध्यान रखेंगे, जंगल को साफ करके गांव बसाया और उसके पुरुष उत्तराधिकारी मुंडारी खुटकटीदार कहलाएंगे। वैसा मुंडा व्यक्ति जिसने जंगल को साफ करके गांव को बसाया हो और ये उसके मालिक होते हैं। तो ये मुंडारी खुटकटीदार जो जमीन होते हैं, ये टैक्स अदा नहीं करते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5, धारा 5, इसमें भूधारक या जमींदार के बारे में बात है। भूधारक या जमींदार मतलब टेन्योर होल्डर। तो छोटानागपुर टेन्योर एक्ट 1869 के अधीन ये पंजीकृत होते हैं। उनके उत्तराधिकार भी जमींदार कहलाएंगे। जो ये भूधारक या जमींदार होंगे, इनको जो उत्तराधिकारी होंगे वो भी जमींदार कहलाएंगे। सेक्शन 6 में क्या है? रैयत की परिभाषा दी गई है। तो रैयत कौन होता है? वो ऐसा व्यक्ति जो सरकार या भूधारक के अधीन जमीन प्राप्त करता हो। सरकार या भूधारक के अधीन जमीन प्राप्त करता हो। तो ये सरकार या भूधारक कौन होते हैं? भूधारक मतलब जमींदार होंगे या फिर भुइंर होंगे या फिर मुंडारी खुटकटीदार होंगे। तो सरकार या भूधारक के अधीन जमीन प्राप्त करता हो और बदले में लगान देता हो, वो रैयत कहलाएगा। और साथ में खेती स्वयं करता हो या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा या भाड़े के सेवकों द्वारा खेती करता हो। खेती के अलावा क्या काम कर सकता है? उत्पाद का संग्रह कर सकता है या जानवरों को चराने के लिए जमीन का उपयोग कर सकता है। तो भी यह, अगर वो उत्पाद का संग्रह कर रहा है, जानवरों को चराने के लिए जमीन का उपयोग कर रहा है, तो भी यह रैयती जमीन ही कहलाएगी। भूत खेता, डाली कटारी, पहनई, महतोई, भुइंहरी, मजीहस, यह सभी जमीन काश्तकारी जमीन नहीं कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये सभी जमीन काश्तकारी जमीन नहीं कहलाती। क्यों नहीं कहलाती? ये इसलिए काश्तकारी जमीन नहीं कहलाती क्योंकि अहस्तांतरणीय होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, अहस्तांतरणीय। इसके बारे में बात कर लेते हैं। भूत खेता, डाली कटारी क्या होती है? तो टेलर महोदय थे। टेलर महोदय ने जो भुइंहरी जमीन है, भुइंहरी जमीन को 7 श्रेणी में बांटा था। कितने में? 7 श्रेणी में विभाजित किया था। और इसी 7 श्रेणी के नाम है। उसमें एक आता है भुइंहरी।
भूयंरी क्या होता है? जो मूल मालिक है। भूयंरी जमीन कौन है? जो मूल मालिक के तहत जो जमीन है भूयंरी जमीन है। भूयंरी महतो, गांव के मुखिया को खेती के लिए दिया गया जमीन भूयंरी महतो कहलाता है। उसी तरह भूयंरी मुंडारी, मुंडा को दिया गया जमीन खेती के लिए भूयंरी मुंडारी कहलाएगा। भूयंरी पहनई, जिसे पहनई है भूयंरी पहनई, पाहन को धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया जमीन, धार्मिक कार्यों के खर्च के लिए दिया गया जमीन भूयंरी पहने कहलाता है। भूयंरी पनभरा होता है, जो पनभरा को दिया जाता है। भूयंरी डाली कटारी, जो डाली कटारी है जिसकी उपज, इस भूयंरी डाली कटारी जो जमीन है उसकी उपज का उपयोग पूजा पाठ के लिए किया जाता है और यह पाहन के अंतर्गत होता है। भूयंरी भूत खेता, भूयंरी भूत खेता, भूत खेता जो जमीन है वो भूत की पूजा के लिए पाहन के संरक्षण में होता है। ये जमीन, ये सभी अहस्तांतरणीय होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 7 की ओर। धारा 7 में दिया गया है खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत। तो अब हम पहले देख चुके हैं खुदकटी अधिकार रैयत क्या होता है। मतलब गांव का प्रथम संस्थापक मुंडारी और भूयंरी गांव को छोड़कर जिसने जंगल काट कर गांव को बसाया हो और उसका नर वंशज या उसका उत्तराधिकारी, ये सभी खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत कहलाएंगे। धारा 8 में मुंडारी खुदकटीदार के बारे में है। तो प्रथम मुंडारी मूल संस्थापक और उसके नर वंशज जिन्होंने क्या किया हो, जंगल को काट कर और गांव को बसाया हो, जंगल को साफ करके खेती योग्य जमीन बनाकर गांव को बसाया। ये ना तो जमींदार होते हैं ना ही रैयत होते हैं। जमींदार कैसे नहीं है? जमींदार इस तरह नहीं है कि इनके ऊपर, क्योंकि ये सरकार को कर नहीं देते हैं, लगान नहीं देते हैं जमीन का, इसलिए ये जमींदार नहीं है। और साथ ही ये रैयत नहीं है क्योंकि इनके ऊपर कोई जमींदार नहीं है। यह ना तो जमींदारों की देन है ना अंग्रेजों की देन है। ये जो मुंडारी खुदकटीदार व्यवस्था है ये ना ही जमींदारों की देन है ना अंग्रेजों की देन है, बल्कि यह आदिवासियों का मौलिक सिद्धांत है, आदिवासियों के भूधारण का मौलिक सिद्धांत है। यह काश्तकार का एक स्वतंत्र वर्ग है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 में टेन्योर होल्डर भूधारक के बारे में चर्चा है, जो कि धारा 9 से 15 तक है। अध्याय 3 इसमें हम देखेंगे धारा 10 सेक्शन 10। वैसा कोई भी भूयिहर जिसका जमीन जो है जिसका नाम छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869, जिसका नाम छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 में दर्ज है और संपुष्ट है, संपुष्ट मतलब कंफर्म, तो ऐसी भूयिहरी जमीन का लगान नहीं बढ़ाया जा सकता। मतलब जमीन के लगान बढ़ाने पर रोक लगा रहा है धारा। धारा 11 कहता है अगर कोई टेन्योर या इसके भाग का अंतरण होता है, मतलब ट्रांसफर, अंतरण मतलब ट्रांसफर होता है, तो जिसके नाम अंतरण हुआ है उसका नाम या उसके उत्तराधिकार का नाम पंजीकरण, उसके अधिकार के नाम का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन भूस्वामी के कार्यालय में होगा। धारा 12 क्या बोलता है? धारा 12 बोलता है अगर भूस्वामी के द्वारा पंजीकरण करने से इनकार कर दिया जाता है, अगर भूस्वामी इनकार करता है पंजीकरण करने से, तो अंतरिती मतलब जिसको जमीन अंतरित किया गया है या उसका हक उत्तराधिकारी उपायुक्त के पास आवेदन देगा। किसके पास? उपायुक्त के पास आवेदन देगा। इनकार का पर्याप्त आधार नहीं होने पर उपायुक्त के आदेश से जमीन का पंजीकरण किया जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, चैप्टर 4 अधिभोगी रैयत या ऑक्यूपेंसी रैयत।
यह धारा 16 से 36 तक, इसमें इस अध्याय में धारा 16 से 36 तक के प्रावधान आते हैं। धारा 16 किसका बात करता है? राइट ऑफ कायमी रैयत। कायमी रैयत मतलब यही अधिभोगी रैयत को ही कायमी रैयत भी बोलते हैं या ऑक्यूपेंसी रैयत। सीएनटी एक्ट 1908 के लागू होने के ठीक पहले, ठीक है, ध्यान देंगे, सीएनटी एक्ट लागू होने के ठीक पहले अगर किसी रैयत ने किसी जमीन पर कायमी हक, किसी रैयत ने किसी जमीन पर कायमी हक प्राप्त कर लिया है तो यह कायमी हक बना रहेगा, कायमी हक बना रहेगा, चाहे उसने 12 वर्ष तक खेती किया हो या न किया हो। 12 वर्ष तक उसने खेती किया हो या नहीं किया हो, लेकिन कायमी हक बना रहेगा। कब तक का बात हो रहा है? सीएनटी एक्ट के लागू होने से ठीक पहले अगर किसी रैयत ने जमीन पर कायमी हक प्राप्त किया था तो। धारा 17 सेटल्ड रैयत। सेटल्ड रैयत मतलब बंदोबस्त रैयत की परिभाषा है, बंदोबस्त रैयत। इस कानून के लागू होने के पहले या बाद में यदि किसी रैयत ने किसी जमीन को 12 वर्ष या अधिक समय तक धारण किया है या उसके कब्जा में है तो वह व्यक्ति उस गांव का बंदोबस्ती रैयत माना जाएगा, गांव का बंदोबस्ती रैयत माना जाएगा। कब? पहले या बाद में? 12 वर्ष तक उसके अधिकार में है तब। और उसे वह सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो एक कायमी रैयत को प्राप्त होता है। सेक्शन 18 धारा 18 कुछ दशाओं में भूमिहारों तथा मुंडारी खुटखटीदारों का बंदोबस्त रैयत होना। किस कंडीशन में भूमिहारी या मुंडारी खुटखटीदार बंदोबस्त रैयत कहलाएंगे? जब भूमिहारी या मुंडारी खुटखटीदार भूमि से भिन्न, इससे अलग भूमि पर अगर कोई भूमिहार या मुंडा खुटखटीदार रैयत के रूप में खेती करता है तो उस भूमि का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। धारा 19 गांव के प्रत्येक बंदोबस्ती रैयत को कायमी हक प्राप्त हुआ है। गांव में सभी बंदोबस्ती रैयत जो है उनको कायमी हक प्राप्त हो गया, धारा 19 बोलता है। धारा 21 कायमी रैयत, अधिभोगी रैयत मतलब ऑक्यूपेंसी रैयत को जमीन के उपयोग संबंधी अधिकार। क्या क्या अधिकार है इनको? स्थानीय रूढ़ी या प्रथा के अनुसार भूमि का उपयोग ये करेंगे। साथ ही जमीन का ऐसा कोई उपयोग नहीं करेंगे जो जमीन के भौतिक मूल्य को क्षति पहुंचाता हो, ऐसा कोई उपयोग नहीं होगा। भौतिक मूल्य को क्षति पहुंचाने का मतलब है कि उसका उपजाऊपन खत्म हो जाए, कृषि कार्य करने योग्य बचे ही नहीं, तो उसका भौतिक मूल्य का क्षति हो गया, तो ऐसा कोई उपयोग नहीं किया जाएगा। क्या क्या उपयोग किया जा सकता है? तो उसमें पहला है रैयत या उसके परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजन। रैयत या उसके परिवार, सिर्फ रैयत या उसके परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए ईंट और खपड़ों का निर्माण। रैयत या उसके परिवार के घरेलू कृषि या मत्स्य पालन के प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति उपबंधित करने के आशय से तालाबों का उत्खनन या कुएं की खुदाई तथा बांध और आहारों का निर्माण। रैयत तथा उसके परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए अथवा व्यापार या कुटीर उद्योग के प्रयोजनार्थ भवन उत्थापन मतलब भवन निर्माण, भवन बनाना। यह कायमी रैयत का हक है। जो ऊपर प्रावधान दिया गया है वह कायमी रैयत का हक है। जो कोड़कर भूमि बनाना, सिंचाई के लिए कूप बनाना, आवासीय भवन, फार्म हाउस, अन्न को रखने के लिए भंडार बनाना, ये सभी कायमी रैयत का हक है और इन कार्यों के लिए जमींदार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इन उद्देश्यों को छोड़कर
किसी अन्य उद्देश्य के लिए अगर जमीन का उपयोग होता है तो उसे उसका कायमी हक ऑक्यूपेंसी रैयत से बेदखल कर दिया जाएगा। मतलब इन उद्देश्यों को छोड़कर अन्य उद्देश्य के लिए जमीन का उपयोग नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो उसे उसके कायमी हक से बेदखल कर दिया जाएगा। धारा 21A, इसमें क्या है? रैयत को अपनी भूमि पर पेड़ लगाने, बांस लगाने, उसे काटने और उसका उपयोग या उसके उत्पाद का उपयोग करने का अधिकार होगा। रैयती जमीन पर वृक्ष लगाने, रैयती जमीन पर लगाए गए वृक्ष या पेड़ पर लाह उत्पादन या रेशम उत्पादन किया जा सकेगा। धारा 22, अगर अधिभोगी रैयत धारा 21 को छोड़कर, धारा 21 के उद्देश्यों को छोड़कर जमीन का कोई भी दूसरा उपयोग करता है तो उसे उसके हक से वंचित कर दिया जाएगा या बेदखल कर दिया जाएगा। मतलब वो दूसरा उपयोग नहीं कर सकता है। अगर किसी रैयत का लगान बकाया है तो इस आधार पर उसे जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे उसके जमीन की नीलामी करके लगान की वसूली की जाएगी। बकाया है तो क्या किया जाएगा? नीलामी। लेकिन उसको रैयत से बेदखल, अधिकार से बेदखल नहीं किया जाएगा, जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा, जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। सेक्शन 23 का ए में 23 धारा 23A, कोई दखलकार रैयत मतलब ऑक्यूपेंसी रैयत या कायमी रैयत अपनी जमीन का अंतरण करता है तो भूस्वामी उसका पंजीकरण करेगा। जो व्यक्ति जमीन को प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करता है उसके नाम से पंजीकरण किया जाएगा। मतलब प्राप्तकर्ता के नाम से जमीन का पंजीकरण होगा और इसके लिए प्राप्तकर्ता को पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा। लेकिन अगर दखलकार रैयत या ऑक्यूपेंसी रैयत अपनी पत्नी या तीन पीढ़ी कि अपने रक्त संबंधी को या गोद लिए पुत्र को जमीन उपहार में दे रहा है तो पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। धारा 24, कोई भी दखलकार रैयत या ऑक्यूपेंसी रैयत उचित एवं सम्यक दर से लगान देने के लिए बाध्य होगा। लगान की बाध्यता है इस पर, धारा 24 पर। धारा 27 देखते हैं, 27, ऑक्यूपेंसी रैयत तो दखलकार रैयत के लगान में वृद्धि कौन कर सकता है? उपायुक्त या राजस्व अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा। धारा 34 क्या बोलता है? दखलकार रैयत या ऑक्यूपेंसी रैयत उपायुक्त के पास लगान में कमी के लिए आवेदन दे सकेगा। धारा 36, उपायुक्त या राजस्व अधिकारी के आदेश से किसी दखलकार रैयत के जोत के लगान में वृद्धि की गई है तो उपायुक्त या राजस्व अधिकारी के द्वारा पुनः 15 वर्षों तक लगान में वृद्धि नहीं की जा सकती। मतलब क्या है कि उपायुक्त या राजस्व अधिकारी अगर एक बार लगान का निर्धारण कर दे रहे हैं तो पुनः 15 वर्षों के अंदर उस लगान में वृद्धि दोबारा नहीं की जा सकती है, उसके बाद ही की जा सकती है। 15 वर्षों के बाद, 15 वर्षों के अंदर में नहीं किया जा सकता, पुनः नहीं किया जा सकता। उपायुक्त राजस्व अधिकारी भी नहीं कर सकते हैं पुनः निर्धारण।